हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखने वाले हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। और साथ में हम जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में H2 मॉलिक्यूल का बनना भी समझेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कैसे H2 मॉलिक्यूल बनते हैं। साथ ही साथ हम जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बीच जो है वो कंपैरिजन भी करेंगे। इसमें कौन कौन से सिमिलैरिटी है, कौन कौन से डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है कि एक ही वीडियो में 3 से 4 टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी वीडियोस बन चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी 3rd ईयर के, प्लेलिस्ट में आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए, वीबीटी सर्वप्रथम मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर्वप्रथम सन 1927 में हिटलर एवं लंदन ने दिया था, जिसे 1933 में पॉलिंग और स्लेटर ने संशोधन किया और आधुनिक रूप दिया। अतः इसे HLPS थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 साइंटिस्ट ने जो है वो मिलकर के इस थ्योरी का प्रतिपादन किया हुआ है। सबसे पहले 1927 में हिटलर और लंदन ने दिया था, लेकिन बाद में उनके इस थ्योरी पे काफी ज्यादा संशोधन किया गया, काफी कुछ चेंज किया गया पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा। तो इन चारों साइंटिस्ट के नाम के आधार पर HLPS मतलब यहाँ से हिटलर, लंदन, पॉलिंग और स्लेटर थ्योरी भी जो है वो इसे कहा जाता है। शॉर्टकट में इसे HLPS थ्योरी भी कहते हैं। तो ये तो था गाइस साइंटिस्ट का नाम। अब हम जो है वो इनके मेन पॉइंट पे आते हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड के निर्माण के लिए दोनों एटम में विपरीत चक्रण वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। विपरीत चक्रण मतलब इनका जो चक्रण है वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अलग डायरेक्शन में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अलग डायरेक्शन में है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो अलग अलग दिशाओं में होना चाहिए, जिसे हम विपरीत चक्रण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में है, तो ऐसा पेयर में नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होना चाहिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो होना चाहिए, या फिर उसमें कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए। तो बॉन्ड के निर्माण के लिए दोनों एटम में विपरीत चक्रण वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। तो जो भी बातें हैं मैं आप लोगों को डायग्राम में समझाती हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे आप लोगों को 2 एटम शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए H एटम हम लोगों ने लिया हुआ है, 1s ऑर्बिटल हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिया हुआ है। आपको पता है कि जो एटम होता है बीच में जो है वो क्या होता है, यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन एटम के पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसी को कहा गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जो है वो आवश्यक है। मतलब इन दोनों के पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों 1s ऑर्बिटल या H एटम आपस में जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। तो जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि H एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H एटम के पास जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनों की जो है वो आपस में साझेदारी होती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ द 1s ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी करके जो है वो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो क्लियर हुआ। इसी चीज को कहा गया है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे पहले तो अनपेयर्ड होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी यहाँ पे बॉन्ड बनना जो है वो पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में एक और इमेज शो हो रहा होगा। अगर मैं जो डायग्राम बनाई हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम में जो है वो समझ सकते हो कि 2 1s ऑर्बिटल है, H एटम हम लोगों ने लिया हुआ है। यहाँ पे हम H2 मॉलिक्यूल का बनना समझ रहे हैं कि 2 परमाणु मिलकर के कैसे अणु का जो है वो निर्माण कर रहे हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दोनों के बीच जो है वो ओवरलैपिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। ओवरलैपिंग होने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो है वो आपस में साझेदारी होती है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब H2 मॉलिक्यूल का बनना जो है वो यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण के लिए दोनों एटम में विपरीत चक्रण वाले, दोनों का जो चक्रण है डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए और अनपेयर्ड होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको गाइस। सेकंड नंबर के पॉइंट में आते हैं, एटम जिनसे मॉलिक्यूल बनता है अर्थात जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, वे एटम उस मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। मतलब इसमें देखिए ये कहा जा रहा है
यहाँ पे हमें पता है कि दो हाइड्रोजन एटम मिल करके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन का जो अणु है वो बना रहे हैं दो परमाणु मिल करके। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिल करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनने के बाद भी ये एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी को बना करके रखते हैं। मतलब भले ही H2 मॉलिक्यूल बन जाता है लेकिन इनका आइडेंटिटी जो है वो रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एटम जिनसे मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम से H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, अर्थात जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या बन रहा है, सहसंयोजक बंध, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है। वे एटम उस मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। मतलब ये जो एटम है इस मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी को बना करके रखते हैं। तो क्लियर हो गया इस दूसरा पॉइंट भी आपको। अब चलिए थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होते हैं वो अपूर्ण ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपूर्ण ऑर्बिटल कहलाएंगे। और यही अपूर्ण ऑर्बिटल एक नई ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तभी सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। उसके बाद जो है वो नया मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसके बाद जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो उनकी जो स्टेबिलिटी है, उनके जो स्थायित्व है वो काफी अच्छा होगा। मतलब जो कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को प्रदान करते हैं। चौथे नंबर क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम के मध्य आदान प्रदान होता रहता है जिससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे कि हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो है वो होते रहता है। यही जो है वो आपका फोर्थ नंबर का पॉइंट है। तो चारों पॉइंट आपको क्लियर हुआ गाइस। पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और विपरीत चक्रण वाले होना चाहिए। सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या देखा हम लोगों ने कि भले मॉलिक्यूल तो बन जाता है लेकिन जो एटम होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बना करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आगे चल करके एक स्टेबिलिटी वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है अगर कोई अपूर्ण ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। चौथे नंबर में हम लोगों ने ये देखा कि बॉन्ड बन जाता है फिर भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान उसमें होते रहता है। चारों पॉइंट बहुत ही इजी। अब सेकंड नंबर में हम देखते हैं गाइस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में H2 मॉलिक्यूल का बनना। वैसे बुक में ये जो टॉपिक है वेरी हार्ड तरीके से बताया गया है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इतना भी अगर आप लिखोगे ये जो आपका H2 मॉलिक्यूल का बनना है काफी हद तक आपको समझ में भी आएगा और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो वैसे तो मैंने काफी हद तक डायग्राम में आप समझ चुके हो कैसे 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है यहाँ पे, और H2 मॉलिक्यूल का बनना यहाँ पे जो है वो पॉसिबल हो पाता है। बट और भी कुछ चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है H2 मॉलिक्यूल के बनने में दोनों हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के समीप लाया जाता है जिससे उनके मध्य विभिन्न आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स वगैरह है, और प्रतिकर्षण मतलब जो होता है उसका मतलब होता है रिपल्सन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते हैं तो दोनों हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के पास लाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, आपस में ओवरलैपिंग कर सके। और इनके बाद जो है वो इनमें आकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, मतलब अट्रैक्शन रेपल्सन, ये सब जो है वो फोर्स बल जो है वो यहाँ पे कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। सेकंड नंबर के पॉइंट में लिखना है माना दोनों हाइड्रोजन एटम जिनको हम HA तथा HB नाम देते हैं। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हम लोगों ने दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लिया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन एटम को हम जो है वो HA करके नाम देंगे, दूसरे हाइड्रोजन एटम को हम जो है वो HB करके जो है वो नाम देंगे। दोनों एटम एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। अब इनके मध्य कोई पारस्परिक क्रिया मतलब होता है इंट्रैक्शन, आरंभ होने लगती है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ टाइम पहले ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो अनंत दूरी पर थे, मतलब काफी दूर थे, लेकिन अब इनमें जो है वो क्योंकि H2 मॉलिक्यूल का बनना यहाँ पे हो रहा है, हम देख रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल बनने वाला है, अब इनके बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो उसी चीज को सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि पहले ये क्या होते हैं, दोनों एटम जो है वो अनंत दूरी पे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से जो है वो डिस्टेंस में रहते हैं, बट ये दोनों आपस में जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना पॉसिबल हो पाता है।
माना एटम HA का वेव फंक्शन साई A1 है तथा एटम HB का वेव फंक्शन साई B2 है। वेव फंक्शन मतलब होता है तरंग फलन। तो यहाँ पे हम जो है वो इसका जो गणितीय रूप है, जिसे हम मैथ्स रूप कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो है वो गणितीय रूप भी देखेंगे। तो गणितीय रूप देखने के लिए हम जो है वो इनके तरंग फलनों को लिखेंगे, मतलब वेव फंक्शन को लिखेंगे। तो हाइड्रोजन एटम का जो HA है, मतलब जो एटम HA है, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट हाइड्रोजन एटम जिसे हम लोगों ने HA नाम दिया हुआ है, तो उसका जो वेव फंक्शन है उसे हम लोगों ने साई A1 करके माना हुआ है। और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका जो वेव फंक्शन है उसको हम लोगों ने साई B2 करके माना हुआ है। इस सिस्टम का कंबाइंड वेव फंक्शन जो है वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साई का वैल्यू होगा साई इक्वल साई A1 इंटू साई B2। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये जो साई A1 है वो क्या है, सबसे पहले वाले हाइड्रोजन एटम का जो है वो वेव फंक्शन है, और इन दोनों का जो इंटू है उसके इक्वल जो है वो साई होता है। तो ये जो है वो आपका समीकरण है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब आगे का पॉइंट हम इसमें लिखते हैं। हम लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन A एटम से संलग्न है सदैव A पर न रहकर B एटम पर, और जो इलेक्ट्रॉन B एटम पर संलग्न है वो सदैव B पर न रहकर A एटम पर चला जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको आप लोगों को अच्छे से बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एटम है, इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वाले एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वाले एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है कभी इस एटम पे चला जाता है, और इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है कभी इस एटम पर चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर होते ही रहते हैं। तो इसी चीज को जो है वो पहले पॉइंट में लिखा गया है। जो इलेक्ट्रॉन पहले A एटम से संलग्न है सदैव A पर नहीं रहता है, वो कभी B एटम में चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन B एटम पर संलग्न है वो सदैव B में नहीं रहता है, वो A एटम पर चला जाता है। इससे हम क्या समझते हैं कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर होते रहते हैं, मतलब कभी इस एटम पर कभी उस एटम पर। तो यहाँ पे दो सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो उसी चीज को दोनों सिचुएशन A और मतलब दोनों सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए वेव फंक्शन क्रमशः साई 1 और साई 2 होगा। तो दोनों सिचुएशन आपको समझ में आया। एटम जो है वो एक जगह पे नहीं है, कभी ये वाला एटम इधर आ रहा है, कभी ये वाला एटम उधर जा रहा है। तो दोनों सिचुएशन के लिए हम जो वेव फंक्शन है उसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो साई 1 इक्वल साई A1 इंटू साई B समीकरण 1, और साई 2 इक्वल साई A2 इंटू साई B1 समीकरण 2। तो दो प्रकार का समीकरण यहाँ पे बनेगा, साई 1 और साई 2। तो दोनों सिचुएशन आपको क्लियर हुआ गाइस। अब रेखीय संयोजन सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ लाइनर कॉम्बिनेशन की हेल्प से दोनों फंक्शन का योग होगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे। तो देखिए सबसे यहाँ पे भी दो सिचुएशन क्रिएट होगा, साई प्लस और साई मतलब साई पॉजिटिव और साई निगेटिव। दोनों का मतलब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। साई पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो है वो आपस में जो है वो लाइनर कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब दोनों का आपस में योग होगा। ये दोनों समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों का जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन होगा, साई A1 इंटू साई B2 प्लस साई A2 इंटू साई B1। लेकिन यहाँ पे देखिए साई निगेटिव भी है, साई A इंटू साई B2 माइनस साई A2 इंटू साई B1। पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में। तो आखिर ये प्लस माइनस क्यों है, तो ये जो साई प्लस है वो आकर्षण को दिखाता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जब दो हाइड्रोजन एटम से दो हाइड्रोजन एटम से जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी बल होता है। मतलब दो बल जो है वो कार्य करते हैं। सबसे पहला तो अट्रैक्शन वाला जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, और दूसरा रेपल्सन वाला मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है। इस समीकरण में साई पॉजिटिव आकर्षण अट्रैक्शन को दर्शाता है। इस कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन एटम के मध्य सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही यहाँ पर। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। पॉजिटिव साइन जो है वो आकर्षण को दिखा रहा है, जबकि जो निगेटिव साइन है रेपल्सन को दिखा रहा है, प्रतिकर्षण को दिखा रहा है। और अगर प्रतिकर्षण होता है तो वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड बनने की कोई संभावना रेपल्सन के कंडीशन में नहीं हो सकता है। केवल अट्रैक्शन के कंडीशन में जो है वो बॉन्ड बन सकता है, रेपल्सन के कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो ये सब है गाइस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक आपको समझ आया गाइस। अब हम लोग जो है वो आगे कंपैरिजन देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या
समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, मतलब कौन कौन सा डिफरेंस है दोनों में, कौन कौन सी सिमिलैरिटी है। तो आई होप आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला जो टॉपिक है जरूर देखा होगा। इसी चैप्टर में मैंने शुरू में बताया हुआ था आप लोगों को। तो दोनों में हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या अंतर है दोनों में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गणितीय दृष्टि से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अधिक कठिन है। तो कुछ देर पहले ही आप लोगों ने देख लिया, साई वाई दुनिया भर का है, तो ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड है। जबकि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये सब चीज नहीं पढ़ा हुआ था। तो गणितीय दृष्टि से अगर हम देखें तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो वैलेंस बॉन्ड वाला जो मेथड है आपका, वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है। तो इसी चीज को सबसे पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि गणितीय दृष्टि से मैथ्स के अकॉर्डिंग जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। यहां तक क्लियर हो गाइस। सेकंड नंबर में देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अधिक सही है, मतलब एग्जैक्ट है। जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, वो वाला ज्यादा करेक्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वह एटम जिनसे कोई मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल बनने के बाद भी अपनी पहचान नहीं खोते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नया मॉलिक्यूल बनने के बाद एटम अपनी पहचान खो देते हैं। इसी चीज को मैं शुरू में बताई थी आप लोगों को कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल बनने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को बना करके रखते हैं, अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थ्योरी में क्या होता है, एक बार अगर मॉलिक्यूल बन गया तो फिर वो कौन सा एटम मिलकर के बना था उसका कोई रोल नहीं होता है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खो चुके रहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। चौथे नंबर का डिफरेंस देखिए, ये सबको आपको लिखना है गाइज, याद कीजिए, एग्जाम में आता है ये सब, अपने नोट्स में आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उसे उसी एटम का मानते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किसी एक एटम का ना होकर संपूर्ण मॉलिक्यूल का होता है। क्लियर हुआ आपको। मतलब कहा जा रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उसे उसी एटम का मानते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का ना होकर संपूर्ण मॉलिक्यूल का होता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग सदैव यही मानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम का है, ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मानते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एक बार मॉलिक्यूल बन गया तो कोई इलेक्ट्रॉन किस एटम का था उससे उसका कोई भी रोल नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से आया हुआ है, उसका वहां पे कोई रोल नहीं होता है। आगे देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटम की इंटरेक्शन से प्रारंभ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटम की इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटम के नाभिकों को प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एटम के इंटरेक्शन से देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनके बीच जो है वो इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एटम के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, उसके बाद कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे, दो नाभिकों के बीच जो है वो पहले नाभिक जो है वो आपस में जुड़ते हैं, यही सब चीज पढ़े थे। तो यहाँ पे एटम के बीच जो है वो इंटरेक्शन होता है, जबकि वहां पे क्या हो रहा था, नाभिकों के बीच, मतलब नाभिकों से जो है वो हम मॉलिक्यूल बनना का पढ़ना जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं न्यूक्लियस कैसे जुड़ रहा है, वो सब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थ्योरी में पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रेजोनेंस को महत्व दिया गया है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में रेजोनेंस का कोई स्थान नहीं है। अनुनाद मतलब आप समझते हो, फर्स्ट ईयर में मैंने अच्छे से बताया था आप लोगों को रेजोनेंस क्या होता है। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखें तो रेजोनेंस का महत्व है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में रेजोनेंस अनुनाद का कोई महत्व नहीं होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी आदि का परिकलन इजी है, मतलब हम लोग इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बॉन्ड बन रहा है, तो ये सब लेंथ वगैरह कैलकुलेट करना इजी होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैटेगराइज कंपैरिजन, मतलब कौन कौन सा डिफरेंस बिटवीन था। अब हम जो है वो इसके सिमिलैरिटी को भी देखेंगे, क्या क्या समानताएं हैं दोनों के बीच में। दोनों मेथड में ओवरलैपिंग का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों ही थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होते हैं। तो आपको पता है दोनों में अतिव्यापन तो होगा ही है, ओवरलैपिंग के बिना तो कोई मॉलिक्यूल बन नहीं सकता। तो दोनों ही थ्योरी में जो है वो ओवरलैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड नंबर देखिए, दोनों ही मेथड में ओवरलैपिंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री एवं एनर्जी इक्वल होनी चाहिए।
तो दोनों ही मेथड में मैंने शुरू में क्या बताया था कि जो भी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करने वाले उनका पहला तो एनर्जी जो है वो समान होना चाहिए, ऊर्जा जो है वो समान होना चाहिए। दूसरा जो उसकी सममिति है वो भी सेम होना चाहिए, तभी वो आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो दोनों थ्योरी पे जो है वो लागू होता है। दोनों ही मेथड में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक सेम है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वगैरह करते हैं, तो दोनों में जो है वो सेम है। तो ये सब सिमिलैरिटी है गाइस वीबीटी और एमओटी के बीच में। तो क्लियर होगा इस आज का टॉपिक। आई होप यू आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।